अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हमारी पेशेंट की डेमोग्राफी के बारे में है। बेसिकली हमने रबीना साइकिल में पढ़ा था जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक विलेज की, उसमें पेशेंट की डेमोग्राफिक सबसे पहला स्टेप होता है कि जब आपकी फेस शीट आती है, पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन बेसिक रजिस्टर कराता है किसी भी प्रोवाइडर के पास, तो वो सारा स्कैन होके हमारे पास आता है किसी भी बिलिंग कंपनी के पास, और डेमोग्राफिक की एंट्री करता है कोई भी बिलर जो है। डेमोग्राफिक की एंट्री प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में होती है। मोस्टली डेमोग्राफिक जो है वो ईएचआर के थ्रू आता है या स्कैन के थ्रू आता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि पेशेंट की डेमोग्राफिक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। डेफिनेटली डेमोग्राफिक है तो उसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो उसको आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है। 18 आइडेंटिफायर्स होते हैं बेसिकली जो डेमोग्राफिक के अंदर होती है। नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, उसकी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन हो गई, फोन नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, इस स्टेट का एड्रेस हो गया। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है वो डेमोग्राफिक के अंदर होती है। ठीक है। और जाहिर है डेमोग्राफिक होगा तो पेशेंट आइडेंटिफाई होगा और उसके बाद जो है उसके लिए क्लेम क्रिएट होगा। अब हम अगर पेशेंट की डेमोग्राफिक में जाए तो क्या होता है, फुल नेम लिखते हैं। जब हम फुल नेम की बात कर रहे हैं तो हमारा जो एक फॉर्मेट है यूएस में नाम लिखने का, वो हमेशा लास्ट नेम फर्स्ट और फर्स्ट नेम लास्ट होता है। जैसे अगर आपके आपके दो नाम है तो आपका जो लास्ट नेम है पहले लिखा जाएगा, लास्ट नेम लिखा जाएगा, फिर फर्स्ट नेम लिखा जाएगा, और उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम भी कोई है तो मिडिल इनिशियल लिखा जाएगा। ये फॉर्मेट होता है यूएस में नाम लिखने का। डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है यूएस में डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो है वो पाकिस्तान में जो डेट्स लिखने का फॉर्मेट है उससे डिफरेंट है। 2 डिजिट जो है वो आपके डे के लिए आएंगे। सबसे पहले आपकी जो है पाकिस्तान में ऐसे होता है कि डे पहले आता है, फिर मंथ आता है और फिर ईयर आता है। लेकिन यूएस में हम जब लिखते हैं फॉर्मेट डेट का तो हमेशा मंथ पहले आता है। 2 डिजिट फॉर मंथ, 2 डिजिट फॉर डे और 4 डिजिट फॉर ईयर, ये फॉर्मेट होता है डेट लिखने का। डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ सर्विस हो गई, कोई भी डेट है तो मंथ हमेशा पहले आएगा और उसके लिए 2 डिजिट्स यूज होंगे। जैसे अगर जनवरी है तो 01 आएगा। ठीक है। और जो जो 2 2 आते हैं, जैसे अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है वो अक्टूबर में 10, फिर 11 नवंबर में, 12 जो है वो दिसंबर में आता है। लेकिन उससे पहले के जितने सिंगल डिजिट्स वाले हैं उनमें भी 0 स्टार्ट में आएगा। 2 डिजिट फॉर मंथ, 2 डिजिट फॉर डेट। डेट भी ऐसे ही है कि आपका अगर आपकी सिंगल डिजिट वाली डेट है तो आपको 01 के साथ, 02 के साथ 9 तक ऑनवर्ड जो आती है वो इसी तरह से आएगी। फिर जेंडर लिखना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखना है, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है, हेल्थ इंश्योरेंस की तमाम इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का नाम हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी लिखनी होगी। फिर ये अगर आप देखें आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये एक किसी प्रोवाइडर का डेमोग्राफिक देने का तरीका है। ये उसने डेमोग्राफिक दिया हुआ है, ऑल्दो कि ये काफी जो है इस तरह से अनक्लियर है, लेकिन ये एक डेमोग्राफिक है जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन बेसिक सारी लिखी हुई है, पेशेंट का नाम लिखा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वहां पे एक उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करके दिया हुआ है। तो ड्राइविंग लाइसेंस से आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हो ताकि रीचेक कर सकते हो, मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई चीज इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। ये आपकी जो है वो पेशेंट की बेसिकली इंफॉर्मेशन हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर यही इन्फॉर्मेशन हमने क्या करना होता है अपने प्रैक्टिस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करनी होती है। सॉफ्टवेयर के अगर हम देखें तो ये हमारे एक सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लास्ट नेम लिखा, फर्स्ट नेम लिखा, मिडिल इनिशियल अगर है तो लिखा, जेंडर किया, डेट ऑफ बर्थ की, डेट ऑफ डेथ अगर कोई डिजीज पेशेंट है तो उसकी डेट ऑफ डेथ भी लिखी जाएगी, ताकि डेट ऑफ डेथ जो है उसमें हमेशा ये होगा कि जो आपका डेफिनेटली अगर पेशेंट डिसीज्ड है, मर चुका है, तो उसके लिए दायरा बिल उसके बाद का नहीं बनेगा। ठीक है। हैदर आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं आपको बताऊं कि हम लोग पेशेंट की डेमोग्राफिक पढ़ रहे हैं कि डेमोग्राफिक शीट में क्या है। मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर लूं पीछे पीछे से। तो डेमोग्राफिक बेसिकली क्या है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पेशेंट के मुतालिक। ठीक है। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या चीजें आती है, नेम आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, जेंडर, सोशल सिक्योरिटी, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन। यहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब हम कह रहे हैं कि नेम जब लिखते हैं तो यूएस में नेम का फॉर्मेट लास्ट नेम फर्स्ट और फर्स्ट नेम लास्ट होता है, और मिडिल नेम अगर है तीन नाम है तो मिडिल इनिशियल लिखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में हमेशा क्या कहते हैं कि 2 डिजिट फॉर मंथ पहले आते हैं, 2 डिजिट फॉर डे, फिर उसके बाद 4 डिजिट फॉर ईयर आते हैं। ये पैटर्न है यूएस में डेट लिखने का। ठीक है। फिर हमने एक सुपर बिल दिखाया, बेसिकली हम लोगों ने एक डेमोग्राफिक दिखाया था जिसके जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है किसी एक प्रोवाइडर का डेमोग्राफिक का फॉर्मेट था ये, कि उसमें देखिए कि अगर हमें
पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका मिडिल इनिशियल लिखा हुआ है, इसके अलावा उसकी स्टेट की इन्फॉर्मेशन है, उसकी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी है, ताकि आप डबल चेक कर लें उसके नाम या इस तरह से कोई गलती ना हो। ये इन्फॉर्मेशन क्या करना होता है, हमें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमारा प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन हमने एंटर करनी होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं देखूं कि आपका प्रैक्टिस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नाम लिखने का हमारे पास फॉर्मेट हमेशा ये होता है कि लास्ट नेम हम फर्स्ट लिखते हैं और फर्स्ट नेम हम लास्ट लिखते हैं। ठीक है, मिडिल इनिशियल हमने लिखा, जेंडर लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी। डेट ऑफ बर्थ का भी वही फॉर्मेट है कि हमने क्या लिखा, 2 डिजिट हमने मंथ के पहले लिखे, 2 डिजिट फिर डे के, और उसके बाद 4 डिजिट हमने ईयर के लिखे। अगर हमारे पास सिंगल डिजिट वाला मंथ आ रहा है या सिंगल डिजिट वाली डेट आ रही है, तो हम लोग जैसे जनवरी है तो 01 के साथ लिखेंगे। अगर डेट 1 है या 2 है तो 02 ऐसे करके लिखेंगे, ताकि 2 डिजिट ही आए इनके लिए। ये यूएस में डेट का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फिर एड्रेस पेशेंट का, सिटी आ गया, स्टेट आ गया, जिप कोड आ गया। इंश्योरेंस की तमाम इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिखनी होती है, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करनी होती है। अब इंश्योरेंस की जब इन्फॉर्मेशन है, पहले मैं इंश्योरेंस का कार्ड दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारे टैब में इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन अगर एंटर होगी तो कैसे होगी। ये एक मेडिकेयर इंश्योरेंस का कार्ड है। मेडिकेयर बेसिकली हमारी जो है वो गवर्नमेंट के पेयर्स में से सबसे बड़ा पेयर है। तो ये हम लोग बल्कि ऑलरेडी हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं। मेडिकेयर के मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं वो मेडिकेयर की के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि इसका नाम जॉन स्मिथ है, इसकी मेडिकेयर की आईडी लिखी हुई है, इसके सर्विसेज उसके लिखे हुए कि हॉस्पिटल कवरेज, मेडिकल कवरेज उसकी है, डेट स्टार्ट कब से हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है। तो ये अगर देखें, अब ये सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम ये एंटर करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो हमने इंश्योरेंस लिखना है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी इंश्योरेंस ये होती है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है आपके बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, तकरीबन 80% जो है आपको प्राइमरी इंश्योरेंस पे कर लेती है। फिर उसके अलावा अगर जो पोर्शन बच रहा है, पेशेंट अगर कोई और इंश्योरेंस लेता है तो 20% जो है वो जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोर्शन होता है वो भी उसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस कवर कर लेती है। तो जब इंश्योरेंस को हम ऐड करते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। अगर 3 इंश्योरेंसेस हो तो उनको भी अकॉर्डिंगली हम करते हैं, ताकि हम हमेशा प्राइमरी इंश्योरेंस को सबसे पहले बिल करें, उसके बाद जो है हम किसी और इंश्योरेंस को बिल करें। फिर पेयर में हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में जहाँ पे हम सर्च का बार बना हुआ है तो उसमें सिलेक्ट करेंगे जो भी इंश्योरेंस, जैसे ये मेडिकेयर थी तो मेडिकेयर का नाम लिखेंगे, आईडी लिखेंगे, कोपे अगर हमारे कार्ड के ऊपर कोई कोपे की अमाउंट है तो हम लिख लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे, और इसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे डेमोग्राफिक के अंदर जो है इंफॉर्मेशन सारी की सारी आ जाएगी पेशेंट की। अब पेशेंट का डेमोग्राफिक, जब हम ये कह रहे हैं कि पेशेंट का डेमोग्राफिक हमने रखा है, तो पेशेंट का डेमोग्राफिक जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। डेफिनेटली पेशेंट की आइडेंटिटी किससे होती है, आइडेंटिफाई ही हो रहा है ना डेमोग्राफिक से। पेशेंट डेमोग्राफिक किससे मैटर करता है, एक तो बिलिंग प्रोसेस के लिए गाइड कर रहा है। डेफिनेटली पेशेंट की इंफॉर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है, हम उसका बिल क्रिएट करके इंश्योरेंस को भेज रहे हैं और इंश्योरेंस के पास उनकी इंफॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली वो टैली करेंगी, दोनों इंफॉर्मेशन जो है आपस में मैच होंगी। और उसके बाद क्या होगा कि ये आपस में मैच होंगी तो तभी जो है क्लेम प्रोसेस होगा। अगर इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन और हमारे सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन टैली नहीं करेगी, एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगी, तो वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करेगी इंश्योरेंस आपके पेशेंट को। वो वो तब इस सूरत में होता है कि जब कभी हम पेशेंट के नाम लिखते हुए इसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर ले, फर्स्ट लास्ट नेम में अगर हम अपने फॉर्मेट से लिख रहे हो कि पहला नाम पहले लिख रही है, दूसरा सेकंड नाम जो है, लास्ट नेम जो है बाद में लिख लिया, जो यूएस का पैटर्न नहीं फॉलो किया, तब भी आइडेंटिफाई नहीं होता पेशेंट। डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम कर लिया। इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी तो क्या होता है कि पेशेंट जो है आइडेंटिफाई नहीं होता। दूसरा, हमारे पास एक्यूरेट पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी होती है कि क्लेम प्रोसेस होने के बाद जब अगर हमारे पास पेशेंट का कोई पोर्शन बचता है या पेशेंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो पेशेंट की। जब हम पेशेंट को कॉल करेंगे तो हम उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, तो वो उसको लगेगा कि कोई फेक कॉलर है, फेक कॉल कर रहा है मुझे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए हमने मेक श्योर करना होता है कि हम जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो 100% जो है करेक्ट ही एंटर करें। तो उसके लिए हमेशा मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो भी स्कैन करके रखा जाता है, ताकि
वहां से आप जो है वो इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उठा सके पेशेंट के नाम के बारे में या उसके एड्रेस के बारे में, कोई ऐसी चीज है। फिर इंश्योरेंस कार्ड भी आपके पेस्टेड होते हैं, स्कैन करके आप लगाए हुए होते हैं, ताकि इंश्योरेंस कार्ड में इंश्योरेंस के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप करेक्टली एंटर करें। अब इन हेल्थ केयर इंश्योरेंस में हमने बताया आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंफॉर्मेशन और सब्सक्राइबर या गारंटर की इंफॉर्मेशन, ये चीजें लिखी जाती है जहाँ पे हमें इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देते हैं। हमने बताया आपको, पहले मैंने अभी बताया है कि प्राइमरी इंश्योरेंस वो है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि 80% पोर्शन कवर कर रही है आपके बेनिफिट्स का। सेकेंडरी इंश्योरेंस जो बाकी के 20% बच गया है, पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना था, पेशेंट ने क्या किया, एक और इंश्योरेंस ले ली ताकि वो जो है बेनिफिट्स वो सेकेंडरी इंश्योरेंस कवर कर ले, उसे खुद से ना पे करने पड़े। फिर उसके अलावा अगर उसको मजीद इंश्योरेंस, मजीद उसको लगा है कि बेनिफिट में से कुछ पोर्शन रहता है, तो वो एक और इंश्योरेंस, टर्शरी 3 इंश्योरेंसेस ले सकता है। उसके अलावा ये 3 इंश्योरेंस तो मेडिकल की इंश्योरेंसेस हैं। वो इसके अलावा वर्कर कॉम की इंश्योरेंस भी ले सकता है, मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस भी ले सकता है, नो फॉल्ट की इंश्योरेंस, की एक्सीडेंट में कोई, तो वो डेफिनेटली उसका जो उसको लगता है कि उसकी प्रायोरिटीज पे है, या उसको कितना चैलेंजेस उसकी लाइफ को या उसकी हेल्थ को है, तो उसके मुताबिक वो इंश्योरेंस के प्लान्स लेगा। सब्सक्राइबर और गारंटर की इंफॉर्मेशन भी ऐड होती है, स्पेशली जब आपका पेशेंट माइनर हो। माइनर कौन सा पेशेंट होता है, लेस देन 18 ईयर्स जो पेशेंट है। डेफिनेटली जो लेस देन 18 ईयर पेशेंट है, तो वो अपने फाइनेंशियल्स के लिए खुद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई उसका गारंटर है जो उसके फाइनेंशियल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या होगा कि उसकी नॉर्मली ये होता है कि 18 ईयर लेस जो पेशेंट है उसको हम पेशेंट बिलिंग का जब पेशेंट पोर्शन रहता है तो उसको बिलिंग भी नहीं करते। तो इसलिए हम गारंटर की और सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन लाजमी डालते हैं बच्चों के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर सब्सक्राइबर कोई और है, जैसे आपका स्पाउस अगर सब्सक्राइबर है और वो उसकी फैमिली के बाकी सारे मेंबर्स जो है डिपेंडेंट है, तो सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन हमेशा लिखी जाएगी जब हम लोग डेमोग्राफिक एंटर करेंगे, इंश्योरेंस के पोर्शन के अंदर आएंगे। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इंश्योरेंस की बात ही कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस में हम लोगों ने क्या चीज देखनी है, हमने इंश्योरेंस को डाल दिया, उसके बाद हमने इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन करनी है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने का मतलब ये है कि हमने देखना है कि इंश्योरेंस एक्टिव है डेट ऑफ सर्विस के लिए। दूसरा, हमने ये चीज देखना है कि जो सर्विसेज पेशेंट लेने के लिए आया है वो सर्विसेज कवर हो रही हैं इसके बेनिफिट में आज के लिए जब ये सर्विस लेने आता है। अब एक्टिव इंश्योरेंस जो होती है, हम ये चीज डालते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमने इंश्योरेंस का पोर्शन टैब अगर हमने देखा है पीछे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक नीचे डेट आ रही है, कोपे से बिल्कुल नीचे सबसे एंड वाला वो जो आ रहा है बॉक्स, उसके बीच में लिखी है इफेक्टिव डेट, टर्मिनेट डेट, कब से इंश्योरेंस शुरू हो रही है और कब जाके एंड होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमने एलिजिबिलिटी में लिखनी, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन एंटर करते हुए लिखनी होती है कि हमें पता है कि कब से एक्टिव हुई थी और कब टर्मिनेट हो गया, ताकि टर्मिनेट होने के बाद के बिल्स ना जाए, इफेक्टिव होने के पहले के बिल्स अगर जाते हैं तो उस पे पॉपअप आए, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। हम कैसे वेरीफाई करेंगे एक्टिव है इंश्योरेंस, डेफिनेटली हम ईएचआर के थ्रू करेंगे, सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इंश्योरेंस के पोर्टल्स होते हैं, उनके थ्रू देख सकते हैं, हर इंश्योरेंस का अपना पोर्टल होता है, कुछ कॉमन पोर्टल्स भी होते हैं जिसमें मोर देन 10, 15 या इससे ज्यादा भी इंश्योरेंसेस की एलिजिबिलिटी चेक की जा सकती है, बेनिफिट चेक किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस को आईवीआर के थ्रू या इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईवीआर एक कंप्यूटराइज किस्म की आवाज होती है, जब हम इंश्योरेंस के नंबर पे कॉल करते हैं तो हमें कंप्यूटराइज रिप्लाई मिल रहा होता है और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसके अलावा हम इंश्योरेंस को लाइव कॉल करके भी पेशेंट की डिटेल में एलिजिबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था, ये डेमोग्राफिक का पोर्शन था। इसमें से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे क्वेश्चन कर सकता है, मैं माइक खोल देती हूँ। ठीक है। मैडम जो, हेलो। जी जी। मैडम ये आपने जो बोला ये गारंटेटर का और जो आपने जो माइनर का बोला, तो हम्म। उसके जो इंश्योरेंस होती है उसके पेरेंट्स ही करेंगे, तो उसकी कोई लिमिट है कि नहीं, उसके मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट, जिस तरह आम नॉर्मल पेशेंट की एक लिमिट होती है इंश्योरेंस की, उसकी भी एक लिमिट होती है कि नहीं, वो अनलिमिटेड है? यानी आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जो भी डिपेंडेंट है, यानी कि गारंटर जी जी जी। है या स्पाउस में से है, और जो डिपेंडेंट है उसकी सर्विस हाँ जो है, जी। वो भी सर्विसेज में कोई लिमिटेड सर्विसेज होंगी या वो मतलब अनलिमिटेड सर्विसेज एंजॉय कर सकता है, ये क्वेश्चन था ना आपका?
जी जी मैम। ठीक है। जैसे कि किसी भी सब्सक्राइबर जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका एक जो लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं उसी तरह से जो होता है उसका डिपेंडेंट होता है उसके भी ये लिमिटेड बेनिफिट्स होते हैं। जब हम एलिजिबिलिटी देखते हैं किसी भी पोर्टल में तो वहां पे लिखा जी होता है कि डिपेंडेंट की कवरेज कितनी है, डिपेंडेंट कौन सी सर्विसेज कितनी दफा ले सकते हैं, तो ये चीज बहुत क्लियरली अच्छा। होती है। और समटाइम्स ये होता है ठीक। कि डिपेंडेंट की सर्विसेज होती ही नहीं है, हमें तो उसने दे दिया होता है ये मेरा स्पाउस है इसको भी कर ले, और हमने कार्ड चेक किया जी एलिजिबिलिटी आ रही थी सब्सक्राइबर की, लेकिन उसके अंदर कार्ड के अंदर डिपेंडेंट की सर्विसेज भी नहीं होती, कवरेजेस होती नहीं है उस कार्ड के अंदर। तो ये वाली चीजें हमने मेक श्योर करना होता है कि वाकई में सर्विसेज अगर डिपेंडेंट है तो उसकी सर्विसेज थी इसके कार्ड के अंदर या नहीं थी। ठीक मैडम। दूसरा ये कि अगर डिपेंडेंट वो उधर एलिजिबल नहीं है या हम्म। उधर मौजूद ही नहीं है कि आप उसकी पे कर ले या हम उसको इंश्योर करें, तो उसके लिए कोई अलग उसका फॉर्म या कोई अलग तरीका है कि नहीं, हम उसको डायरेक्टली कहेंगे कि आप ये सर्विसेज हमको प्रोवाइड ही नहीं कर सकते? जी, अगर डिपेंडेंट कवर नहीं है और डिपेंडेंट आपके पास आया है प्रोवाइडर ऑफिस में सर्विसेज लेने के लिए, तो आप उसकी जो अगर डिपेंडेंट एलिजिबल नहीं है तो उसको क्लियरली बताया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं है सर्विसेज के लिए, तो ये सर्विसेज के लिए आप सेल्फ पे होंगे, आप हमें पे करेंगे तो हम सर्विसेज करेंगे, क्योंकि आपके स्पाउस के कार्ड के या आपके फादर के कार्ड या मदर के कार्ड के अंदर आप कवर हो ही नहीं रहे। जी ठीक जी है, जी, तो ठीक ऐसे ठीक हो ऐसे मैम। पेशेंट खुद पे करते हैं। ठीक हो मैम। ठीक है। ओके। अच्छा अकबर, आज आपकी पहली क्लास से मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं मेडिकल बिलिंग को। आपको क्लियरली आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार आपके लिए मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर रही हूँ रेवेन्यू साइकिल को। बेसिकली रेवेन्यू साइकिल है मेडिकल बिलिंग के अंदर। रेवेन्यू साइकिल वो है कि पूरा बिलिंग का प्रोसेस क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। जैसे आज हम डेमोग्राफिक को डिस्कस कर रहे थे, तो डेमोग्राफिक तक पहुंचने से पहले पीछे क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें जो है वो हम आपको बताएंगे कि डेमोग्राफिक होता क्या है और आगे जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आगे हमने क्या क्या चीजें जाके देखनी है। ठीक है। रेवेन्यू साइकिल बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट, अब बेसिकली एक मैं सिंपल सी अगर आम एक लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो हम ये कह रहे हैं कि यूएस में जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फी जमा कराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम, पेशेंट चेक हो जाता है, डॉक्टर पेशेंट को चेक कर लेता है। लेकिन अभी यूएस में जो होता है ज्यादातर लोग जो होते हैं वो उनके पास मेडिकल सर्विसेज होती है, मेडिकल कवरेज होती है, और मेडिकल कवरेज के लिए क्या होती है, मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रही होती है। अब मेडिकल इंश्योरेंसेस पे कर रही होती है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने बेनिफिट्स को वेरीफाई कराते हैं कि हमारा जो हम लोग जो है वो ये सर्विसेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। उसके बाद जो डॉक्टर उनको चेक करता है उसके बाद जो है वो स्कैन भेजता है और स्कैन भेज बिलिंग कंपनी को भेजता है और बिलिंग कंपनी जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से बिल क्रिएट करते हैं और वो इंश्योरेंस को भेजते हैं ताकि वो पे हो जाए। ठीक है। अगर हम रेवेन्यू साइकिल को मजीद आसानी से एक्सप्लेन करें तो ये आपके सामने एक शीट नजर आ रही है। उसमें हमने देखा है कि मोस्टली पेशेंट जो है अगर तो कोई पेंडेमिक नहीं है या इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेकर आएगा। अब वो अपॉइंटमेंट लेके आ रहा है तो फोन से, ऑनलाइन, वेब से या पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ये डिफरेंट एप्स हैं जिससे वो क्या कर सकता है, पेशेंट जो है वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट उसने ली, उसके बाद वो क्या किया उसने, वो डॉक्टर ऑफिस में आ गया। डॉक्टर ऑफिस में आने के बाद उसने क्या किया कि अपना कार्ड दिया, जैसे हमने एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन की बात की थी कि उसने अपना कार्ड दिया और उसने अपने बेनिफिट चेक कराए कि सर्विसेज जो वो लेने जा रहा है उस सर्विसेज के लिए वो एलिजिबल था कि नहीं था। अगर तो वो किसी स्पेशलिस्ट के पास आया है तो वो फिर अपना जो प्राइमरी केयर फिजिशियन होगा, जो जो इनिशियल डॉक्टर जिसे उसने दिखाया उससे रेफरल लेके आया। और अगर उसकी सर्विसेज को बड़ी है तो उसके लिए अथराइजेशन डॉक्टर को जो है वो इंश्योरेंस से लेना पड़ेगा। फिर वो क्या हुआ, डॉक्टर एलिजिबल था, वेरिफिकेशन हुई तो वो बेनिफिट्स ले सकता है। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्टर के पास जाने से पहले फ्रंट डेस्क वाला उसका डेमोग्राफिक फिल कराता है। डेमोग्राफिक जैसे कि अभी हमने इससे प्रीवियस डेमोग्राफिक को डिटेल में पढ़ा के उसमें उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी।
हर दफा एट द टाइम ऑफ विजिट थोड़े से पैसे उसने एक टोकन फी पे करनी होती है, वो को पे अगर उसने पे कर ली तो ठीक है, अगर वो करके चला गया यानी कि उसने बाद में पे करनी है तब भी वो बता देगा। उसके बाद डॉक्टर जो है पेशेंट को चेक करेगा, एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जाम उसका होगा, डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर रिपोर्ट्स होते हैं। डायग्नोस्टिक वो होते हैं तमाम चीफ कंप्लेन जिनकी वजह से पेशेंट डॉक्टर के पास आया है। प्रोसीजर कोड वो होगा कि जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने उसको किया है, ठीक है? अब ये डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर कोड के बाद क्या होगा, पेशेंट जो है वो चेक करा के घर चला गया, डॉक्टर ने क्या किया, वो सारा बिल जो है वो स्कैन किया ईएचआर के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू या डिफरेंट मीडियम के थ्रू जो है वो बिलिंग कंपनी को भेजा। इसके बाद का काम बिलिंग कंपनी का है। बिलिंग कंपनी क्या करती है, चार्ज कैप्चर करती है। चार्ज कैप्चर में क्या करती है, वो डेट ऑफ सर्विस लिखती है, कब ये प्रोसीजर परफॉर्म हुआ था, प्रोसीजर की और बीमारियों की डिटेल्स लिखती है वो, और वो इंश्योरेंस को क्या करती है, बिल कर देती है। अगर इलेक्ट्रॉनिकली एक सेटअप बना है ईडीआई जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली सबमिट हो जाती है, इंश्योरेंस को क्लेम चला जाएगा या फिर क्लियरिंग हाउस से गुजर के जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट सबमिशन होगी। जिनका इलेक्ट्रॉनिक जो सेटअप नहीं बना हुआ उन इंश्योरेंस को पेपर क्लेम जाता है। पेपर क्लेम भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट वैसे ही होता है, लेकिन उसका हिस्सा निकाल के प्रिंट आउट करके फिर उसको पीओ बॉक्स वाले एड्रेस पे भेजा जाता है। अगर तो क्लेम बिल्कुल सही था, क्लीन था, तो वो क्या हो गया, वो इंश्योरेंस को सबमिट हो गया। लेकिन अगर क्लेम के अंदर कोई बस डेमोग्राफिक लेवल पे कोई एरर था, तो क्लियरिंग हाउस ने उसको रिजेक्ट करके भेज दिया, वो फर्स्ट लेवल रिजेक्शन थी। और अगर क्लियरिंग हाउस ने समहाउ उसको आगे भेज भी दिया, तो इंश्योरेंस उसे रिजेक्ट कर देगी। अगर क्लेम बिल्कुल सही था, मतलब उसके अंदर कोई खराबी नहीं थी, तो फिर क्या होता है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं था, तो वो क्लेम जो है वो पे हो जाता है। ठीक है, वो क्लेम जब पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट आ जाएगी तो पेमेंट पोस्ट होगी डेफिनेटली। पेमेंट पोस्ट करने के लिए क्या हमारे पास तरीका है, हमारे पास दो तरीके हैं। एक इलेक्ट्रॉनिकली अगर आएगी तो ईआरए के थ्रू आ जाएगी, डॉक्टर के अकाउंट में भी आ जाएगी और हमारे सॉफ्टवेयर में भी आ जाएगी। और अगर एक पेपर चेक डॉक्टर को जाता है, तो डॉक्टर जो है पेपर चेक को कैश कराएगा। कैश कराने के बाद वो क्या होगा, डिटेल्स भेजेगा बिलिंग कंपनी को और वो मैनुअल एंटर करेंगे। अगर क्लेम के अंदर कोई खराबी है तो वो डिनाई हो जाएगा, यानी वो पे नहीं होगा, और उस रीजन को भी बताया जाएगा कि इस रीजन से वो पे नहीं हो रहा, ताकि उसके ऊपर काम करके उसको रीसबमिट करा दें। और अगर क्लेम में जो है पेशेंट का पोर्शन छोड़ा गया था, यानी कुछ 80% इंश्योरेंस ने पे करके 20% छोड़ दिया था, तो फिर उसके लिए अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो उसे बिल करेंगे, वरना पेशेंट को बिल करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये वाली चीज अगर समझ आई हो, तो आप बताते कि ये सारा रेवेन्यू साइकिल है बेसिकली, जिससे हमारे बिलिंग हो रही है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्या रोल है, किसी बिलर का क्या रोल होता है किसी भी रेवेन्यू साइकिल के अंदर। वो डेमोग्राफिक की एंट्री करता है, ठीक है, यानी पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी वो उसको मिली है, पे शीट में वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करेगा, चार्ज कैप्चर करेगा यानी बिल क्रिएट करेगा, पेमेंट्स आएंगी तो उनको पोस्ट करेगा, डिनायल्स होंगे तो डिनायल्स पे काम करेगा, फॉलो अप करेगा वो, ठीक है, एआर फॉलो अप करेगा अगर क्लेम जो है अभी तक पे नहीं है, स्टिल पेंडिंग है तो। फिर अपील का मतलब ये होता है कि रिप्रोसेसिंग की रिक्वेस्ट करेगा, कोई इंश्योरेंस के लेटर से उन पे काम करेगा, डॉक्टर ऑफिस के साथ कम्युनिकेट उसने करना होता है अगर उसे कोई जरूरत हो, या कोई वैसे डेली रिपोर्ट देनी हो या वीकली या मंथली रिपोर्ट देनी हो। उसके अलावा अपने जो रेलिवेंट जो है डिपार्टमेंट, उनसे जो है उसको कंसल्ट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया, क्रेडेंशलिंग डिपार्टमेंट हो गया, कोडिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये वो डिपार्टमेंट है जो सपोर्ट करने किसी भी बिलर को काम करने के लिए। तो ये बेसिकली एक मेडिकल बिलर का रोल होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है अकबर आपको? ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिकली रेवेन्यू साइकिल के अंदर हम लोगों ने चीजें देखी। मंडे वाली स्लाइड में पुट करके जाती हूँ, मंडे को जो चीजें हमने कवर करनी है, और देख लेंगे। अब इंटरनेट की कंडीशंस किस तरह की होती हैं वो तो हमें तभी पता चलेगा कि इंटरनेट कितना सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो क्लासेस को किस तरह से हम लोग कर सकेंगे मैनेज। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इसको मैं अभी वाइंड अप करती हूँ। कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच।